सिद्धार्थ समीर का हाथ अपने हाथ में लिए बैठा था। उसने गुस्से में पूछा, कैसे हुआ ये सब, किसने किया? तब अशोक जी ने कहा, पता नहीं। 15 दिन पहले अचानक मुझे कॉल आई कि समीर हॉस्पिटल में है। मैं यहाँ पर आया तो समीर का कंडीशन बहुत सीरियस था, लेकिन ये कोमा में जाने से पहले बस यही कहा कि सिद्धार्थ भाई जिंदा हैं। बस उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि समीर यह क्या कह रहा है। यह नामुमकिन वाली बात थी, लेकिन फिर भी मैंने उसका यकीन किया और उस यकीन का रिजल्ट मेरे सामने है। उन्होंने कुछ सेकंड की पॉज ली और कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो सो कि मेरा बेटा वापस आ गया है या फिर समीर को इस हालत में देखकर मैं बता नहीं सकता कि मुझे कैसा फील हो रहा है। तब सिद्धार्थ ने कहा, जो कुछ भी हो गया वह भूल जाएं। अब मैं आ गया हूँ तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और जिस किसी ने भी मेरे भाई का ये हाल किया है उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अशोक जी ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो। सिया निकिता के पीछे खड़ी उसकी आड़ में वह बेड पर लेटे समीर को देख रही थी। उसने निकिता का ड्रेस खींचा और पूछा, माँ ये अंकल कौन है? निकिता उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोली, ये तेरे चाचू हैं। फिर सिया ने पूछा, क्या हुआ है, वैसे चुपचाप क्यों है? तब निकिता बोली, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वह बीमार हैं। फिर सिया ने पीछे अशोक जी को देखते हुए पूछा, वह कौन है? निकिता बोली, वह तुम्हारे दादू हैं। यह सुनकर सिया खुशी से, ग्रैंडफादर? फिर नीचे उतरी और अशोक जी के पास आई। अशोक जी एकटक उसे देख रहे थे। तब सिया अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मेरा नाम सिया है, आपकी ग्रैंड डॉटर। इसे देखकर अशोक जी ने मुस्कुरा दिया, फिर अपने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, अशोक ओबराय तुम्हारे ग्रैंडफादर। सिया स्माइल करते हुए हाथ हिला रही थी। उसने कहा, नाइस टू मीट यू। अशोक जी सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। वह कितनी प्यारी थी? अशोक जी ने पूछा, किसने सिखाया तुम्हें यह सब? तब सिया बोली, यह सब गुड हैबिट्स होती हैं। यह स्कूल में मेरी मैम ने सिखाया, उसके बाद घर में मम्मी और पापा ने सिखाया। अशोक जी ने पूछा, आपको अच्छा लगता है स्कूल जाना? सिया मुंह बनाकर बोली, ओके। अशोक जी कंफ्यूजन में पूछते हैं, ओके का मतलब आपको अच्छा नहीं लगता? तब सिया बोली, मुझे स्कूल जाना अच्छा भी लगता है और अच्छा नहीं भी लगता है। स्कूल जाना इसलिए अच्छा लगता है कि मुझे वहाँ पर खेलने के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं। इसलिए अच्छा नहीं लगता कि बहुत सारा होमवर्क देते हैं। उसकी बातें सुनते हुए अशोक जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वह मुस्कुरा रहे थे। फिर कुछ मिनट बाद डॉक्टर सिद्धार्थ के सामने आकर खड़ा हुआ। फिर समीर की हेल्थ के बारे में पूछने पर डॉक्टर ने कहा, कहना मुश्किल है कि वह कोमा से कब बाहर आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं। यह सब पेशेंट के विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। सिद्धार्थ ने पूछा, रीजन क्या है? समीर कोमा में क्यों गया? तब डॉक्टर ने कहा, सर एग्जामिनेशन करने पर पता चला कि उनके सर पर किसी ने बहुत बड़े हथियार से वार किया है। आई मीन टू से लोहे का, समथिंग लाइक दैट। और उन्हें गोली भी लगी थी। डॉक्टर के इस बात पर सिद्धार्थ श्योर हो गया कि किसी ने समीर को मारने की कोशिश की है, लेकिन क्यों किया और किसने किया? फिर सिद्धार्थ ने अपनी कोल्ड आवाज में डॉक्टर से कहा, हमें कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरे डॉक्टर से बात करो, डिस्कस करो, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। फिर कुछ मिनट बाद सब ओबराय मेंशन में थे। सिद्धार्थ और अशोक जी दोनों उनके कमरे में थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था। कुछ सेकंड बाद अशोक जी ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया और क्या हुआ। अगर तुमने ऐसा किया तो उसकी वजह बड़ी होगी, ये मुझे समझ में आती है। मैं तुमसे वजह नहीं पूछ रहा था, एक्सप्लेन करने के लिए भी नहीं कह रहा। लेकिन मुझे एक बात बता दो, अभी समीर को इस हालत में देखकर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लिया हुआ डिसीजन सही था या गलत? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, वह चुप था। उसे अब तक लग रहा था कि उसका डिसीजन सही है, लेकिन अभी जैसे अशोक जी पूछ रहे थे, सिद्धार्थ कुछ कह नहीं पा रहा था। तब अशोक जी ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि वह डिसीजन गलत था तो मैं अभी चाहता हूँ कि तुम उसे ठीक करो। जिस किसी ने भी समीर का ये हाल किया, वह लोग इस दुनिया में नहीं रहने चाहिए। उन लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि उन्होंने ओबराय के बेटे पर हाथ क्यों उठाया। उसका हश्र ऐसा होना चाहिए कि आगे किसी को भी हमारे परिवार के ऊपर आने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। तब सिद्धार्थ ने अशोक जी की आंखों में देखकर कहा, हाँ जैसा आप चाहते हैं वही होगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। रात में डिनर सब एक साथ करते हैं। सिया सिद्धार्थ दोनों कमरे में थे। निकिता चेंज करके बेड की ओर बढ़ रही थी। सिद्धार्थ ने सिया से पूछा, तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ पर? सिया ने कहा,
घर बहुत बड़ा है पापा, मुझे बहुत पसंद आया। अगर खेलने के लिए कोई मिल जाता ना और अच्छा लगता। फिर उसने कुछ सोचकर पूछा, नीचे मैंने कुछ लोगों को देखा, क्या वह लोग मेरे साथ खेलेंगे? सिया वहां पर काम करने वालों के बारे में बात कर रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकती हो, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारी मर्जी। फिर सिया ने पूछा, मेरा कमरा? तब सिद्धार्थ ने कहा, आज हमारे साथ सो जाओ, कल तुम्हारा कमरा तैयार हो जाएगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारे कमरे में? सिया सोचते हुए बोली, मेरे कमरे में ब्लू कलर और पिंक कलर्स की पेंट चाहिए, बड़ा सा टेडी बियर बेड, टेंट में बहुत सारे टॉयज होने चाहिए, जिसे फेरी टेल्स में दिखाते हैं। पापा वैसे, सिद्धार्थ ने कहा, पहले हम रूम रेडी करते हैं, बेड और स्टडी टेबल, तुम्हारे खेलने के लिए दूसरा कमरा। फिर कुछ सोचकर कहा, अच्छा तुम एक काम करो, मम्मा के साथ कल शॉपिंग पर जाओ और आपको जो भी कुछ चाहिए सब कुछ खरीद लो तुम्हारे कमरे के लिए। ओके, फिर हम तुम्हारे हिसाब से रूम को डेकोरेट करते हैं। ओके। सिया खुश थी, उसे दो कमरा मिलने वाले हैं। वह खुशी से सिद्धार्थ को किस किया और उसे कस के हक किया। कुछ मिनट बाद सिया सिद्धार्थ को पकड़कर सो गई। सिद्धार्थ ने सिया को अपनी बाईं तरफ सुलाया था। निकिता सिद्धार्थ के दाईं तरफ उसे पकड़कर लेटी हुई थी। सिद्धार्थ ने पूछा, जब से यहाँ आए हो तुमने बात नहीं की, गुस्सा हो? निकिता ने अपनी नजर उठाकर सिद्धार्थ को देखा। फिर उसने कहा, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, और मैं तुम पर गुस्सा कभी हो भी नहीं सकती। मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि अब से कैसी मुसीबतें आने वाली हैं। मुझे पता है जिस पोजीशन पर तुम बैठे हो इसके पीछे बहुत सारे लोगों की नज़र है। वह लोग इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ कुछ कहने वाला था, लेकिन निकिता ने उसके मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाँ मुझे पता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम कितने काबिल भी हो। मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ। मुझे सिर्फ हालातों को सोचकर थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ हो तो डर किस बात का। मैं अभी कह रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ नाटक करना है तो पहले मुझे बता देना। सिद्धार्थ ने पूछा, अच्छा बताना है पहले से? तो क्या करेंगी जानकर? तब निकिता बोली, पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, फिर बाद में करना जो करना है। इस पर सिद्धार्थ की हंसी छूट गई। फिर उसने कहा, मुझे कोई शौक नहीं है मुंह तोड़वाने का। निकिता उसके ऊपर आते हुए बोली, लेकिन मुझे है। सिद्धार्थ कंफ्यूजन में, क्या मुंह तोड़ने का? निकिता बोली, नहीं मुंह बंद करने का। फिर उसे किस करने लगी। सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो? सिया हमारे साथ सो रही है। निकिता ने नजर सिया की तरफ की, वह सो रही थी, और सिद्धार्थ की ओर देखा। फिर उसे एक बार और उसे किस करके ठीक से लेट गई। सिद्धार्थ ने कहा, आजकल तुम मुझसे भी ज्यादा नौटी होती जा रही हो। निकिता शरारत से उसकी आंखों में देखकर बोली, अगर तेरे जैसा हैंडसम पति हो तो मैं नौटी क्यों ना बनूं? इस पर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वह उसे और कस के अपनी भाव में भर लिया। अगले दिन जब निकिता की नींद खुली तब सिद्धार्थ कमरे में नहीं था। निकिता ने सोचा, यह तो होना ही था, अब फिर से उसकी लाइफ बदलने वाली है। यह उसे समझ में आ रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसे यह सब एक्सेप्ट करना ही था। तो उसने सिया को उठाया और उसे लेकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। यह दूसरी ओर सिद्धार्थ ओबराय की बिल्डिंग में था। सालों बाद अपनी कंपनी आया था। यहाँ जितना भी लोगों ने सिद्धार्थ को देखा वह एकदम से शॉक्ड थे। ये कैसे हो सकता है? मरा हुआ आदमी उनके सामने खड़ा है, वह भी जीता जागता। किसी को अपनी आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ ने देखा कि यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है। उसे लगा कि अभी के अभी बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना है। तो उसने तुरंत एक बोर्ड मीटिंग बुलाई। फिर उसने राहुल से कहा, जब से समीर ने टेक ओवर किया है तब से लेकर आज तक उसने जो भी किया है उसका सारा डिटेल्स कुछ ही घंटे में मेरे टेबल पर होना चाहिए। एक भी छूटना नहीं चाहिए। छोटे से छोटे काम का डिटेल भी मुझे चाहिए। राहुल ने जी सर कहा। फिर राहुल मीटिंग रूम की ओर बढ़ गया। मीटिंग में जितने भी लोग आए थे सब कंफ्यूज थे कि अचानक से बोर्ड मीटिंग क्यों बुलाई और किसने बुलाई। क्या अशोक जी कुछ बात करना चाह रहे थे? तभी मीटिंग रूम का दरवाजा ओपन करके सिद्धार्थ एंटर हुआ। उसे देखकर सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। सबका चेहरा देखने लायक था। यहाँ पर अगर किसी को बहुत बड़ा सदमा लगा था तो वह थे सभरवाल जी। लेकिन यहाँ का सबसे बड़े शेयर होल्डर शुक्ला जी को पता था कि सिद्धार्थ जिंदा है। वह यहाँ से जाने से पहले उसने शुक्ला जी से मिला था और समीर को उसकी प्लेस रिप्लेस करने के लिए जो कुछ भी करना था वह सब सिद्धार्थ ने किया और सब कुछ सेटल करके वहाँ से निकल गया था। लेकिन उसका एक कंडीशन थी
कि वह जिंदा है, यह किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो शुक्ला जी ने भी किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोला था। उन्हें यकीन था कि जरूर एक दिन सिद्धार्थ वापस आएगा। वह बहुत खुशी से अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, वेलकम बैक सिद्धार्थ। मुझे यकीन था कि तुम जरूर एक दिन वापस आओगे। सी नाउ, तुम मेरे सामने खड़े हो। सिद्धार्थ ने सबकी ओर देखा। सबके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने सवरवाल जी को देखा। उनका एक्सप्रेशन साफ बयान कर रहा था कि वे कितने नाखुश थे। उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन मेरे यहाँ आने का खुशी से ज़्यादा गम नजर आ रही है। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर सब अपने एक्सप्रेशन बदल दिए और कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, वह सब बहुत खुश है उसके आने की वजह से। इस पर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। उसने एक छोटा सा स्माइल किया और जाकर अपनी सीट पर बैठकर मीटिंग शुरू की। निकिता सिया के साथ शॉपिंग पर निकल गई थी। जैसे कल सिद्धार्थ ने कहा था, जो कुछ भी सिया के रूम की डेकोरेशन के लिए चाहिए उसे खरीदना था। जब ये लोग जा रहे थे, कार उसी रास्ते से गुजर रही थी जहां उनका वेडिंग कंपनी था। निकिता की नज़र उसकी वेडिंग कंपनी पर पड़ी। उसने कार रोकने को कहा। ड्राइवर ने कार रोक दिया। निकिता धीरे से कार से उतरी और अपनी वेडिंग कंपनी को देखने लगी। शादी मुबारक नाम तो वही था, लेकिन लोगो, डिजाइन सब कुछ बदल गया था। वहां खड़े होकर सोच रही थी कि अभी उसे अंदर जाना चाहिए कि नहीं। बगल में खड़ी सिया ने पूछा, क्या हुआ मम्मा, आप क्या देख रही हैं? हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? तब निकिता उस कंपनी को देखते हुए बोली, यह मेरा सपना था, यह कभी मेरा हुआ करता था। तब सिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सच में मम्मा, चलो अंदर चलते हैं। तब निकिता बोली, नहीं सिया, पता नहीं है ना कि अंदर कौन है। हम ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते बच्चा, चलो चलते हैं। निकिता जैसे ही मुड़ने वाली थी, तभी उसकी नज़र कंपनी से बाहर आ रही हर्षिता पर पड़ी। वह एक लड़की के साथ बातें करते हुए बाहर आ रही थी। वह एकटक उसे देख रही थी। वह कितनी बदल गई थी और थोड़ा पतली नजर आ रही थी। उसके साथ उसका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग स्टाइल सब कुछ बदल दिया था। तभी हर्षिता की नज़र भी निकिता पर पड़ी। निकिता को देखकर हर्षिता एकदम से चौंक गई। वह एक स्टैचू की तरह खड़ी हो गई। जब बगल में वह लड़की हर्षिता को हिलाते हुए, क्या हुआ मैम, आप अचानक से ऐसे क्यों रुक गई? हर्षिता अपने होश में आते हुए उस लड़की से पूछती है, तुम्हें वहां पर सामने ब्लू ड्रेस में कोई दिखाई दे रहा है? वह लड़की आगे देखकर बोली, हाँ मैम। इतना सुना ही था कि हर्षिता जल्दी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि अभी वह नीचे गिर जाएगी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए निकिता के पास आई और हाँफते हुए निकिता को देखने लगी। हर्षिता को देखकर निकिता की आंखों से आंसू निकल गए। उसने धीरे से कहा, हर्षी। बस निकिता की आवाज सुनकर हर्षिता रोते हुए उसे कस के हक किया। निकिता भी रोने लगी। हर्षिता ने कहा, आई मिस यू सो मच। तुम कहाँ चली गई थी और तुम्हें मेरी याद नहीं आई? कहाँ थी तुम? पता है मैं तुम्हें रोज याद करती थी। फिर से अलग हुई और उसकी आंखों में देखते हुए, कहाँ थी, कैसी थी और अब यहाँ पर कैसे? और बहुत सारे सवालों की लाइन लगा दिया। तब निकिता उसे रोकते हुए, शांत हो जा, सब कुछ बताती हूँ, शांत हो जाओ। फिर हर्षिता की नज़र उसकी बगल में सिया पर पड़ी। उसने पूछा, ये तुम्हारी बेटी है? निकिता ने हाँ में सिर हिला दिया। तो हर्षिता अपने घुटनों पर बैठ गई और सिया को देखते हुए, हे बेबी डॉल, मेरा नाम हर्षिता है, तुम्हारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड हूँ। यह कहकर उसने उसे कस के हक कर लिया। सिया ने कहा, आप ही हो हर्षिता आंटी, मेरी मम्मी आपके बारे में बहुत कुछ बताया। हर्षिता उससे अलग हुई और उसकी आंखों में देखकर पूछती है, क्या बताया तुम्हारी मम्मी ने? सिया ने कहा, आप उनकी सबसे बेस्ट फ्रेंड हो और आप दोनों ने क्या क्या किया स्कूल और कॉलेज टाइम में, सब कुछ बताया मम्मा ने। हर्षिता उन दोनों को अंदर ले जाने लगी। निकिता उसे रोकते हुए, नहीं हर्षिता, मैं अंदर नहीं आ सकती। तब हर्षिता उसे घूर कर बोली, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, चलो। फिर उन दोनों को अंदर ले जाने लगी। निकिता ने अंदर एंटर होने पर उसने पूरी कंपनी को एक नज़र देखा। यह इंटीरियर भी बदल गई थी। निकिता ने कहा, सब कुछ बदल दिया है तुमने, लेकिन अच्छा है। तब हर्षिता बोली, हाँ लेकिन ये सब मैंने नहीं, ये सब तुम्हारी बहन माया ने किया है। तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कंपनी को आगे कौन ले जाएगा। तब माया खड़ी हुई और बोली, वह कंपनी को चलाएगी। और वह बहुत सारी चीजें चेंज करने लगी। पूछने पर बोली, अगर किसी को एतराज है तो वह यहाँ से जा सकता है, लेकिन मैं छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? यह तुम्हारा सपना था,
अगर तुम नहीं हो तो क्या हुआ, मैं हूं ना। तो मैंने जो कुछ भी उसने किया, मैंने सब कुछ माना और सुना। लेकिन जब वह इस कंपनी का नाम ही बदलना चाह रही थी तो मैंने बदलने नहीं दिया। मुझे पता है तुम इस कंपनी को खड़ा करने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया था, कितना कुछ देखा था। यह सुनकर निकिता हर्षिता का हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे भी मेरा कंपनी वैसा ही रहे यह एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर मैं ही नहीं हूँ तो मेरा वजूद का इंतजार करना या फिर उसके होने का सपना देखना गलत है। कोई बात नहीं, कोई तो है जो इस कंपनी को आगे ले जा रहा है। हर्षिता उन दोनों को लेकर उसके केबिन में गई। छोटी सी सिया के लिए उसने स्मूदी ऑर्डर किया। सिया स्मूदी पीते हुए पूरी एजेंसी देख रही थी। हर्षिता ने पूछा, पता है सिद्धार्थ के जाने के बाद तुम टूट गई थी। हम सब तेरे साथ थे ना, तो ऐसे कैसे गायब हो गई थी। बहुत मुश्किल होती होगी ना तुम्हें अकेली बच्ची पालने में, सेटल होने में। अब तक कहाँ थी, सब कुछ कैसे हैंडल किया, और अचानक फिर से मुंबई। उसने फिर से सवालों की लाइन लगा दी। तब निकिता उसे शांत करवाते हुए बोली, एक मिनट मेरी बात सुनो। सिद्धार्थ जिंदा है। यह सुनकर हर्षिता उठकर खड़ी हो गई। उसने हैरानी में जोर से कहा, क्या। तब निकिता उसका हाथ पकड़कर, चीख क्यों रही हो, बैठ जाओ। हर्षिता बिल्कुल हैरान और कंफ्यूज थी। उसका रिएक्शन देखकर निकिता बोली, हाँ सिद्धार्थ जिंदा है। हर्षिता को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, लेकिन वह सब क्या था। हमने आंखों के सामने उसकी लाश देखी और उसका फ्यूनरल, सब कुछ। निकिता बोली, वह सब सिद्धार्थ का एक प्लान था। हर्षिता ने कहा, तुम ठीक से समझाओ कि क्या बात थी। निकिता ने गहरी सांस ली और उसे समझाने लगी कि क्या हुआ। लेकिन उसने यह बात नहीं बताई कि समीर उसका भाई नहीं है। उसने सिर्फ यह बताया कि कैसे शर्मिला जी सिद्धार्थ को मारने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ को जानना था कि क्यों, कौन और कैसे। फिर उसने यह सब करने का नाटक किया। फिर दोनों यहाँ से नैनीताल चले गए। फिर उनकी जिंदगी में सिया आई। वह दोनों बहुत खुश थे। सारी बातें सुनकर हर्षिता बोली, चलो जो कुछ भी हो, लेकिन सिद्धार्थ जिंदा है। तुम खुश हो, बस ये काफी है। तुम खुश हो ये जानकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। पता है मैं तुम्हें रोज याद करती हूँ। और उसे कस के हक कर लिया। फिर निकिता ने पूछा, बाकी सब कहाँ हैं, खुशी, नेहा, हर्ष, चंदू। तब हर्षिता ने कहा, जैसे तुम अचानक से गायब हो गए वैसे चंदू और हर्ष गायब हो गए। पता नहीं कि कहाँ है। खुशी भी यही काम करती है लेकिन अब प्रेग्नेंट है तो घर पर है। और नेहा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। निकिता क्यूरियसली सुनने लगी। हर्षिता बोली, नेहा की शादी हो गई है खुशी के भाई के साथ। पता है अब उसके घर में सिर्फ नेहा की चलती है। यह सुनकर निकिता हैरानी में है। सच में नेहा। तब हर्षिता बोली, पहले मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने बीरू जैसे इंसान को शांत कैसे कर दिया। लेकिन यह सच है। खुशी के भाई का मुंह नहीं खुलता उसके सामने। यह निकिता को यकीन ही नहीं हो रहा था। तो फिर उसने पूछा, तुम बताओ तुमने शादी की, विक्रम और तेरी लाइफ कैसी है। इस सवाल पर हर्षिता चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। उसे ऐसे चुप देखकर निकिता ने पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे चुप क्यों हो, कहाँ है विक्रम। हर्षिता बोली, मेरा छोड़ो, तुम बताओ। तू कुछ लेगी, कॉफी ऑर्डर करूं। ये बात बदल रही थी। तब निकिता ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर पूछा, बताओ क्या हुआ, विक्रम कहाँ है, और तुम मुझसे बात क्यों बदल रही हो। अगर तुम मेरी सच्ची फ्रेंड है तो बताओ कि क्या हुआ। तब हर्षिता बोली, मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया। पता नहीं अब वह क्या कर रहा है और कहाँ है। यह सुनकर निकिता चौंक गई। उसने पूछा, क्या तुमने ब्रेकअप किया। लेकिन तुम दोनों इतना प्यार करते थे, तो फिर अचानक क्या हो गया तुम दोनों को। तब हर्षिता फिर से उस बात को टालते हुए, अरे छोड़ना उस बात को, हमारा ब्रेकअप हो गया, बस, और कुछ नहीं। निकिता उसे सवाल करना चाह रही थी कि ऐसा क्या हो गया उन दोनों के बीच में। तभी कोई दरवाजा ओपन करते हुए, हर्षिता, मैं तुमसे क्या कहा था, और तुम क्या कर रही हो, और तुम किसके साथ ऐसी बातें करते हुए बैठी हो। कहते कहते उसका मुंह रुक गया। यह माया थी। वह निकिता को देखकर एकदम से स्तंभ रह गई। वही दरवाजे के पास खड़े होकर एकटक निकिता को देखने लगी। निकिता ने माया को देखा। हाँ, पहले जितना खूबसूरत थी अभी भी उतना ही थी। बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन थोड़ा उसका लुक बदल दिया था। निकिता ने माया को देखकर स्माइल किया। बदले में माया ने भी उसे स्माइल की। दोनों एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे को हक किया। माया निकिता से अलग हुई और पूछी, सच में तुम हो, सपना तो नहीं है ना। माँ तुम्हें रोज याद करती है। इस पर निकिता ने मुस्कुरा दिया और कहा,
सुनकर अच्छा लगा कि माँ मुझे याद करती है। निकिता ने पूछा, कैसी हो? कैसी चल रही है बिजनेस? तब माया बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, और तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। फिर निकिता ने पूछा, और मनोज, तुम दोनों की शादी हुई? इस पर माया चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। यह देखकर निकिता पूछती है, क्या हुआ? क्या तुम दोनों का भी ब्रेकअप हो गया है? तब माया जल्दी से बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन पापा शादी से इनकार कर रहे हैं, वह नहीं मान रहे हैं। निकिता ने कुछ सोचकर पूछा, उस दिन बात हुआ था ना कि अगर मनोज ने उसका खुद का बिजनेस स्टार्टअप किया तो वह आप दोनों की शादी करेंगे? तो माया बोली, हाँ जैसे मनोज ने कहा था, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा भी चल रहा है, लेकिन पापा को वह काफी नहीं है। निकिता बोली, कोई बात नहीं, मान जाएंगे। माया बोली, हाँ इसी उम्मीद में तो हूँ। फिर दोनों चुप हो गए। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर माया ने पूछा, घर चलोगी? माँ से नहीं मिलना? निकिता बोली, अभी नहीं, मैं जरूर आऊंगी। दरवाजा ओपन करके सिया अंदर आई और निकिता के पास जाकर, मम्मा चलो चलते हैं। सिया को देखकर माया ने पूछा, तुम्हारी बेटी है? निकिता ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। माया ने सिया से कहा, तुम बहुत क्यूट हो, नाम क्या है? सिया ने कहा, मेरा नाम सिया है। निकिता बोली, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ। रसिता हाथ पकड़ते हुए, कहाँ जा रही हो? इतने सालों बाद आई हो, ऐसे तुम्हें जाने नहीं दे सकती मैं। निकिता बोली, अगर आ ही गई तो कहाँ भाग जाने वाली हूँ, यहीं पर रहूंगी। सिया के लिए कुछ शॉपिंग करना था, तुम दोनों अपना काम करो, मैं जरूर वापस आऊंगी। तब हर्षिता बोली, अगर तुम नहीं आए ना, मैं ही आ जाऊंगी। इस पर निकिता ने मुस्कुरा दिया। उसने कुछ नहीं कहा। सिया को लेकर वहां से चली गई। निकिता सिया को लेकर मॉल में आई। यहाँ पर सिया उसे कुछ भी पसंद आए वह सब कुछ ले रही थी। मम्मा, ये वाला, ये वाला। ये निकिता ने कुछ नहीं कहा। उसे जो कुछ भी चाहिए था सब कुछ खरीद रही थी। अभी सिया के रूम के लिए उन्हें बेड चाहिए था, तो वह दोनों वहां के बहुत ही एक्सपेंसिव फर्नीचर हाउस में आए। अंदर आते ही सिया को वहां पर एक बहुत बड़ा टेडी बियर वाला बेड पसंद आया। सिया उस बेड को देखते हुए बोली, माँ ये वाला देखो, टेडी बियर वाला बेड मुझे वह चाहिए। निकिता ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ मुस्कुरा दिया। वह बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। फिर निकिता ने वहां के एम्प्लॉय से पूछा, वह कितने का है? वह लड़का बोला, मैम 2 लाख। 2 लाख? यह सुनकर निकिता की आंखें फटी की फटी रह गई। बच्चों का बेड 2 लाख का? ऐसा क्या है इसमें? निकिता का रिएक्शन देखकर सामने खड़े उस लड़के को हंसी आ रही थी, लेकिन अभी वह उसके सामने हंस नहीं सकता था, तो उसने अपनी हंसी अंदर ही अंदर दबाकर रखी। फिर मुड़कर दूसरी ओर आया। यहाँ आने पर वह हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर उसके साथ के एम्प्लॉय ने पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? तब उसने कहा, तुम्हें दिखाई दे रहा है वह औरत जो बच्चे के साथ आई है? उसने बेड का प्राइस पूछा। मैंने बता दिया। तो उसका रिएक्शन देखने लायक था। अगर खरीदने की औकात नहीं है तो वह यहाँ पर क्यों आई है? गए होते किसी सस्ते फर्नीचर शॉप में। तब दूसरे लड़के ने कहा, अरे चुप हो जाओ, अगर उन्होंने सुन लिया तो? तब वह लड़का बोला, सुन लिया तो कुछ नहीं होगा, उसे देखकर ही पता चल रहा है कि वह कैसे लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते, तू टेंशन मत ले। यहाँ निकिता सिद्धार्थ को कॉल करके, सिद्धार्थ तुमने तो मुझे शॉपिंग पर भेज दिया, लेकिन पता है यहाँ तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? 2 लाख का बेड पूछ रही है। फोन की दूसरी तरफ से सिद्धार्थ ने कहा, तो क्या हुआ, दिला दो। निकिता बोली, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आखिर इसमें ऐसा क्या है? वह बची है, अभी से इतना एक्सपेंसिव नहीं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। सिद्धार्थ ने कहा, कोई बात नहीं, 2 लाख की क्या, अगर वह 20 लाख की भी होगी ना तो भी ले लो। निकिता उसे कुछ समझाना चाह रही थी, तभी किसी ने उसे धक्का देते हुए अंदर आया। उसका फोन गिरते गिरते बच गया। निकिता गुस्से में उनकी ओर अपनी नजर डालती है। पता नहीं यह कौन थी, लेकिन इसके आने पर वह दोनों शॉपकीपर्स उनके पास आए और उसे ग्रीट करके खड़े हो गए। निकिता उस औरत की ओर देखा। उसने डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी, गले में डायमंड सेट, आंखों पर चश्मा, और उसके साथ एक पीए भी था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह बहुत ही एटीट्यूड वाली औरत है। उसने निकिता को धक्का दिया, लेकिन उसने सॉरी तक नहीं कहा। इससे ही पता चल रहा था कि वह औरत कैसी है। निकिता एकटक उसे देख रही थी। वह औरत पीछे मुड़कर निकिता को एक नजर देखती है। निकिता को देखते ही वह अपना मुंह अजीब सा बनाती है। फिर शॉपकीपर से कहती है, आप लोगों ने बाहर बोर्ड नहीं लगाया क्या
कैसे कैसे लोग आ जाते हैं अंदर। अगर ऐसे लोग शॉप में आए तो सबको लगेगा कि यह कोई मामूली सा फर्नीचर हाउस है। तब शॉपकीपर ने कहा, हाँ मैम पता है, लेकिन ये अंदर आ गई हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन डोंट वरी, ये यहाँ पर कुछ खरीदने वाली नहीं है। उसे देखकर ही पता चलता है कि वह ऐसे ही विंडो शॉपिंग पर आई हैं, चली जाएंगी। निकिता ने उन लोगों की बात सुनी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। फिर उसने सोचा, चलो क्यों उससे बात करके मूड क्यों खराब करना है। फिर उसने आवाज लगाया, एक्सक्यूज मी। लेकिन वह दोनों शॉपकीपर्स तो उस औरत के साथ बात करने में बिजी थे। निकिता ने फिर से जोर से आवाज लगाया, एक्सक्यूज मी। मैं कब से आप लोगों को आवाज लगा रही हूँ, पहले मैं आई थी। इस पर उस शॉपकीपर के कुछ रिएक्ट करने से पहले वह औरत बोली, तो क्या हुआ, वेट कर लो कुछ मिनट के लिए, क्या हो जाएगा। तब निकिता ने कहा, आप भी वेट कर सकते हैं, मेरे बाद आप आए थे। इस पर वह औरत भड़क गई, क्या कह रही हो तुम जैसे लोगों के लिए मैं वेट करूं? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? फिर अपनी नजर उसके पीए की तरफ की और कहा, बताओ उसे कि मैं कौन हूँ। तब उस औरत के पीए ने कहा, यह फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट त्रिपाठी जी की इकलौता बेटा आनंद त्रिपाठी की पत्नी कुसुम त्रिपाठी है। अभी उनके हस्बैंड आनंद त्रिपाठी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है ओबराय के साथ। तो तुम समझ सकती हो कि कितनी ऊंचे खानदान से हैं और इनका इस शहर में स्टेटस क्या है। और तुम हमारे मैडम के सामने बात करने की हिम्मत कर रही हो। निकिता का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदला नहीं था। उसने कहा, तो मैं क्या करूं, ये मेरे बाद आई थी तो वेट इन्हें करना चाहिए। फिर शॉपकीपर से बोली, मुझे वह बेड चाहिए। निकिता को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर कुसुम त्रिपाठी को बहुत गुस्सा आता है। तो वह गुस्से में बोली, निकालो इस औरत को शॉप से, तुम यहाँ से कुछ भी खरीद नहीं सकते। यह सुनकर निकिता बैंक से हंसकर बोली, तुम होती कौन हो मुझे इस शॉप से निकालने वाली? जैसे तुम इस शॉप में कस्टमर हो, मैं भी शॉप की कस्टमर हूँ। जाना है तो तुम जाओ। तभी वहां पर शॉप का मैनेजर आया और उसने यह सब देखकर पूछा, यहाँ पर हो क्या रहा है? आप लोग यहाँ पर इतने तमाशा क्यों कर रहे हैं? फिर उसने अपनी नजर कुसुम की तरफ की और कहा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मैम, आप शांत हो जाएं, हम बात करेंगे। फिर उसने निकिता की तरफ मुड़ा और कहा, देखिए मैम प्लीज यहाँ पर तमाशा मत कीजिए। यह सुनकर निकिता गुस्से में बोली, एक्सक्यूज मी, आप अभी आए हैं तो आपको नहीं पता पहले नॉनसेंस इस औरत ने क्रिएट किया था। मैं तो यहाँ पर सिर्फ ये बैट लेने आई हूँ। मैनेजर के कुछ कहने से पहले कुसुम बोली, वह तुम्हें नहीं मिलने वाला क्योंकि मैं उसे खरीद रही हूँ। कहते उसने कार्ड मैनेजर की ओर बढ़ा दिया। तब निकिता भी बोली, पहले मैंने देखा था और मैं ले रही हूँ। फिर उसने भी अपना कार्ड बढ़ा दिया। वैसे भी निकिता को वहां पर कुछ नहीं खरीदना था, उसे वह फालतू का खर्चा लग रहा था। लेकिन जब इस औरत ने उसके बारे में ऐसी बातें की तो उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए कि आज मैं यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाने वाली। अब मैनेजर दोनों औरतों को देख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुसुम को तो वह ऑफेंड नहीं कर सकता था क्योंकि वह जानता था कि वह कैसी है। अगर उसे गुस्सा आ गया तो उसकी यह शॉप नहीं बचेगी। मैनेजर ने अपनी नजर निकिता की तरफ की और धीरे से कहा, मैम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इन्फ्लुएंस औरत है, हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। प्लीज इस तरफ, कहते हुए दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था। निकिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, चाहे वह जो कोई भी हो, लेकिन मैनेजर को उसका सपोर्ट करना चाहिए। निकिता अपने हाथ बांधकर कुसुम को घूर कर बोली, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, अगर जाना है तो उसे जाना है। कुसुम निकिता को घूरते हुए गुस्से में बोली, हे मैनेजर, अगर ये लड़की है अभी यहाँ से बाहर नहीं गई तो देखना कि तुम्हारी ये शॉप नहीं रहेगी। कुसुम की वार्निंग सुनकर मैनेजर घबरा गया। उसके ऑनर से क्या कहेगा कि उसने त्रिपाठी की वाइफ को ऑफेंड किया। तो उसने अपनी नज़र दोनों लड़कों के ऊपर डाला और इशारा किया कि निकिता को वहां से ले जाए। वह दोनों लड़के आगे आए और जैसे ही वह निकिता के ऊपर हाथ लगाने वाले थे, किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उस शख्स को देखकर कुसुम के एक्सप्रेशन बदल गए। उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। लेकिन निकिता ने उस शख्स को देखकर कुछ रिएक्ट नहीं किया। कुसुम ने कहा, तुम उन्हें क्यों रोक रहे हो? करने दो, उनका काम है, इस औरत को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर उसने अपनी नज़र निकिता की तरफ की और कहा, यह मेरा बॉडीगार्ड है, इसके आगे कोई टिक नहीं सकता। अभी ये तुम्हें बाहर निकालने वाला है। यह सुनकर भी निकिता के फेस पर एक्सप्रेशन नहीं बदले, बल्कि वह कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। यह और कोई नहीं, विक्रम था। ये इस बदतमीज औरत का बॉडीगार्ड है।
विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा। अगर किसी ने भी इनके ऊपर हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। विक्रम की यह स्टेटमेंट सुनकर कुसुम हैरान थी। ये उसका बॉडीगार्ड है और ये इस औरत को सपोर्ट कर रहा है। वह गुस्से में बोली, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम्हें मेरा सुनना चाहिए। निकालो उस औरत को शॉप से बाहर। यह सुनकर जैसे ही विक्रम ने अपनी नजर कुसुम की ओर डाली, उसकी गहरी नजर से कुसुम सहम गई। वह बेहद गुस्से में उसे घूर रहा था। कुसुम हकलाते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। तब विक्रम ने कहा, मैंने ऑलरेडी 5 मिनट पहले ही आपकी नौकरी छोड़ चुका हूँ। आपको जो करना है, किसी को भी कहना है, जाकर कह सकते हो। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कुसुम को विक्रम के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही थी। ये ऐसे कैसे कर सकता है? वह उसे ऑफेंड कर रहा है। वह गुस्से में विक्रम को घूर रही थी, लेकिन ये उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। बल्कि जैसे विक्रम उसे देख रहा था, कुसुम उससे डर रही थी, क्योंकि उसने बहुत बार विक्रम को नजदीक से देखा है। उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता। उसका हट्टा कट्टा बॉडी, 6 फीट लंबा हाइट, उसकी मस्कुलर बॉडी या किसी विलेन से कम नहीं दिखती। वह अपने कदम पीछे लेते हुए शॉप से बाहर जाने लगी और निकिता और विक्रम को वार्निंग देते हुए बोली, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली। देखना मैं तुम दोनों के साथ क्या करूंगी। विक्रम को उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा, देखना मैं तुम्हारा क्या हासिल करती हूँ। तुम इस शहर में ही नहीं रहोगे। तुमने मुझे ऑफेंड किया ना, देखना। कहकर वह गुस्से में शॉप से बाहर निकल गई। कुसुम के वहां से चले जाने के बाद शॉप का मैनेजर ने कहा, मैम आपने ये ठीक नहीं किया। वह बेहद गुस्से में गई हैं। वह कुछ भी कर सकती हैं। मैं मेरे ऑनर को क्या जवाब दूंगा? यह सुनकर निकिता के कुछ कहने से पहले ही विक्रम ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जानते नहीं हैं कि आपके सामने ये कौन खड़ी है। अगर वह ऑफेंड हो गई तो ये आपको बचा सकती हैं। अगर ये यहाँ से चली गई होती तो आपको कोई नहीं बचा सकता था। मैनेजर कंफ्यूजन में विक्रम को देखने लगा। तब विक्रम ने कहा, यह मिसिज ओबराय हैं। वह मैनेजर हकलाने लगा। फिर उसने कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी मैम। हमें नहीं पता था कि आप ओबराय से हैं, लेकिन आप इतनी सिंपल हैं कि। तब निकिता बोली, इसलिए कहते हैं डोंट जज द बाई बुक इट्स कवर। अगर कोई कस्टमर आपके शॉप में आया है तो उनका इज्जत करना आपकी ड्यूटी है, चाहे वह आपको शॉप से कुछ खरीदे या फिर ना खरीदे। हर एक कस्टमर को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। आई होप कि आपने सबक सीख लिया है। मैनेजर ने अपनी नज़र नीची कर ली। फिर निकिता ने सिया की शॉपिंग कंटिन्यू की। उसके बाद कुछ मिनट में विक्रम, सिया और निकिता तीनों वहाँ के कैफे में बैठे थे। सिया आइसक्रीम खा रही थी। विक्रम ने सिया को देखते हुए कहा, यह सिद्धार्थ सर की परछाई है, राइट? सिया को देखते हुए निकिता ने कहा, हाँ तुमने सही कहा। फिर निकिता ने विक्रम से पूछा, तुम उस औरत के बॉडीगार्ड कैसे बन गए? विक्रम ने कहा, और क्या करता, वही मेरा काम है। मैं तुम्हारे साथ उस कंपनी में था क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड था। तुम नहीं थे तो मैं क्या करूं? तब निकिता बोली, मैं नहीं थी लेकिन हर्षिता तो थी। और तुम दोनों को क्या हो गया, ब्रेकअप? क्योंकि विक्रम ने कहा, तो इसका मतलब है कि तुम हर्षिता से मिली थी? तब निकिता बोली, हाँ, यहाँ आने से पहले मैं ब्यूरो में गई थी। मेरी बात हुई उससे। लेकिन तुम बताओ, तुम दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया? विक्रम ने पूछा, हर्षिता ने कुछ कहा तुमसे? निकिता बोली, नहीं, उसने वह बात टाल दिया। लेकिन तुम बताओ कि रीजन क्या थी? विक्रम ने कहा कि अगर वही कुछ नहीं कह रही है तो मैं कैसे कहूँ। छोड़ दो, ब्रेकअप हो गया, हम दोनों साथ नहीं हैं, तो बातें करने से क्या फायदा? तब निकिता बोली, फायदा है। अगर पता होता कि तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ तो उसे ठीक तो कर सकते हैं ना। फिर उसने ऑर्डर देते हुए कहा, अगर तू मेरा सच्चा फ्रेंड है या फिर तुम मानते हो कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तो फिर मुझे बताओ कि क्यों हुआ तुम दोनों का ब्रेकअप। क्योंकि विक्रम कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। निकिता उसे देख रही थी। तब विक्रम ने कहा, सिद्धार्थ सर के जाने के बाद आदित्य सर मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि अब से मैं आपका बॉडीगार्ड नहीं हूँ। मैं कंफ्यूजन में उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं ड्यूटी है मेरी। सिद्धार्थ सर ने कहा है कि मुझे हर वक्त हर पल निकिता के साथ रहना है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मरे हुए सिद्धार्थ सर आकर कहें कि तुम बॉडीगार्ड नहीं हो सकते, तब आदि सर ने कहा कि यह सिद्धार्थ सर का ही ऑर्डर है। मैं बिल्कुल कंफ्यूज था उनकी बातों से। फिर उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ सर वह जिंदा है और वह उनका प्लान्स है कि जानने के लिए कि आपके साथ और उनके साथ ये सब कौन कर रहा है। आपको तो याद होगा, सिद्धार्थ सर के जाने के बाद
मैं आपके साथ नहीं था। निकिता याद करके बोली, हाँ उस वक्त मैं ये सब ऑब्जर्व नहीं किया था। मैं तो सिर्फ सिद्धार्थ के बारे में सोच रही थी कि ऐसा मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि विक्रम कहाँ चला गया। तब विक्रम ने कहा, उस वक्त मैं भी अपना ड्यूटी कर रहा था। उससे सिद्धार्थ सर और आदित्य सर ने कहा, मैंने वही किया। मैं दूर से आपको देख रहा था और मैंने ही उन तक खबर पहुंचाई कि समीर आपको ले गया है। फिर आप सिद्धार्थ सर के साथ अचानक से गायब हो गए, लेकिन हर्षित को लग रहा था कि वह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आपके साथ होता तो वह सब नहीं होता। मेरी लापरवाही की वजह से आप मिसिंग थी, लेकिन मैं उसे कैसे समझाता कि सिद्धार्थ सर जिंदा है और आप उन्हीं के साथ हैं। मैं तो यह बात किसी से शेयर नहीं कर सकता ना। विक्रम की बात सुनकर निकिता ने कहा, आई एम रियली सॉरी विक्रम। मुझे नहीं पता था कि हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी भी उलट पलट हो जाएगी। मैं हर्षिता से बात करूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब विक्रम ने कहा, आई डोंट यस ओके निकिता, मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब निकिता बोली, किसने कहा कि कुछ ठीक नहीं होगा? मैं बता रही हूँ कि सब कुछ ठीक होगा। मैं बात करूंगी उससे। मेरी वजह से आप दोनों अलग हुए और मेरी वजह से आप फिर से एक होंगे। ये मेरा वादा है। इस पर विक्रम ने कुछ नहीं कहा। फिर विक्रम, सिया और निकिता तीनों वापस घर आ गए। घर आने पर विक्रम और निकिता दोनों सिया के कमरा अरेंज करने में लगे थे। सिया उन्हें बता रही थी कि उसे कौन सी चीज कहाँ पर चाहिए। निकिता और विक्रम दोनों तंग आ गए थे। वह एक बार कहती कि इस तरफ नहीं, नहीं अच्छी नहीं लग रही है, इस तरफ। निकिता सिया के पास आई और अपना हाथ बांधकर बोली, अगर तुम ऐसे ही हमें डिस्टर्ब करती रही ना तो हम तुम्हारे कमरा ठीक नहीं करने वाले। करवा लो अपने पापा से। तब सिया बोली, ओके कर लेंगे। मैं और पापा आपसे अच्छा करते हैं। पापा बेस्ट हैं, आप कामचोर हैं। यह सुनकर निकिता हैरानी में पूछती है, तुम किसको कामचोर बोल रही हो? सिया बोली, मैंने आपको देखा है जब हम उस घर में थे। सुबह का ब्रेकफास्ट पापा बनाते थे और रात का भी। और आप हमेशा एक किताब पकड़कर बैठ जाती थी लिखने पर। पापा ही थे कि घर का हर काम करते थे। मुझे नहाना, रेडी करना, स्कूल छोड़ना, होमवर्क करवाना, सब कुछ। सिया की बातें सुनकर निकिता हैरान थी। उसने कहा, क्या मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? तुम्हारे पापा ने कुछ दिनों के लिए ये सब कुछ क्या कर दिया कि तुम्हें लगता है कि मैं कामचोर हूँ? ओके जाओ, अभी तुम्हारे पापा से करवा लेना। मैं कुछ नहीं करने वाली। फिर वो कमरे से बाहर जाने लगी। विक्रम हैरानी से दोनों को देख रहा था। सिया ने अपनी नज़र विक्रम की तरफ की और कहा, वह तो चली गई, अब क्या करें? तब विक्रम ने कहा, आप बोलो, क्या मैं करूं या फिर मैं भी चला जाऊं? तब सिया झट से बोली, नहीं नहीं, हम दोनों करते हैं ना। जैसे ही विक्रम फिर से अपने काम में लगने वाला था, तब निकिता की आवाज़ सुनाई दी, विक्रम तू मेरा बॉडीगार्ड है, तो तुम्हें यह सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। वह करवा लेगी उसके पापा से। यह सुनकर विक्रम ने अपनी नज़र सिया की तरफ की। वह एकटक उसे देख रही थी। वह स्माइल करके सिया के पास आया और कहा, कोई बात नहीं, वह मान जाएगी। फिर तुम तुम्हारे पापा तीनों मिलकर रूम रेडी कर लेना, ओके? अब चलो बाहर चलते हैं। सिया का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। कुछ मिनट तक वह उनके साथ ही था। सिद्धार्थ अब तक नहीं आया था। विक्रम ने कहा, ओके मैं चलता हूँ, कल आ जाऊंगा। फिर वहां से निकल गया। रात में जब सिद्धार्थ घर आया तो लेट हो चुका था। वह रात के 10 बजे घर आया था। वह चेंज करके बेड पर आया। सिया और निकिता को सिद्धार्थ के बिना नींद नहीं आती थी। उसके बेड पर आते ही दोनों उसकी अगल बगल आ गए। कुछ मिनट हो गए, लेकिन अब तक किसी ने बात नहीं की। ये बहुत हैरानी वाली बात थी। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हो गया तुम दोनों को? कोई बात क्यों नहीं कर रहे? दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। कुछ मिनट बाद निकिता बोली, पूछो तुम्हारी लाडली से। तब सिया बोली, नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं कहा। यह सुनकर निकिता बोली, झूठ क्यों बोल रही हो? कहो, तुमने मुझसे क्या कहा कि मैं कामचोर हूँ, तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, ये कह रही थी ना? तब सिया बोली, हाँ पापा ने किया था ये सब मेरे लिए। आप तो हमेशा एक किताब पकड़कर बैठ जाती थी। मेरे सारे फ्रेंड्स के घर में उल्टा था। मम्मा काम करती थी और पापा बिजी रहते थे। निकिता सिद्धार्थ से बोली, सुना तुमने तुम्हारी बेटी क्या कह रही है? उसका कहने का मतलब है कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, मैं कामचोर हूँ। यह सुनकर सिद्धार्थ सिया को समझाते हुए कहा, ऐसे नहीं कहते सिया, वह तुम्हारी माँ का काम था, उसका सपना था। वह बिजी थी इसलिए मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। अब देखो यहाँ आने के बाद मैं बिजी हूँ, तुम्हारी माँ ही तो तुम्हारा ख्याल रख रही है। पापा हो या मामा, दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
बच्चों के ऊपर। अगर एक बिजी रहे तो दूसरा उसका ख्याल रखते हैं। मम्मा को ऐसे नहीं कहना था। से सॉरी टू मॉम। सिद्धार्थ की बात सुनकर सिया निकिता को देखते हुए सॉरी मॉम। निकिता मुंह फेरने लगी। उसने कहा नहीं चाहिए मुझे सॉरी। सिया ने अपनी नज़र सिद्धार्थ की तरफ की। सिद्धार्थ उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सिया उठी और निकिता के ऊपर कूद गई। उसे कसके पकड़ते हुए बोली सॉरी मम्मा, सॉरी सॉरी, और उसे ढेर सारा किस करने लगी। अब निकिता जाकर भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर पाई। फिर मुस्कुराकर बोली चल ठीक है। फिर सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर पूछा क्या तुम दोनों ने शॉपिंग का कमरा ठीक किया। इस पर सिया बोली हाँ पापा, हमने सारा शॉपिंग कर दी, लेकिन कमरा अब तक ठीक नहीं हुआ। यह कहते समय सिया का मुंह उतरा हुआ था। यह देखकर सिद्धार्थ अपनी जगह से उठा और कहा चलो अभी करते हैं। निकिता हैरानी में सिद्धार्थ को देखने लगी। अभी रात के इस वक्त? सिद्धार्थ ने कहा तो क्या हुआ, क्या हमने इससे पहले कुछ नहीं किया? इसी वक्त चलो। चलो चलो। फिर दोनों को लेकर सिया के कमरे में आया। निकिता कमरे को देखते हुए बोली सिद्धार्थ क्या अभी करना है, कल नहीं कर सकते? मुझे नींद आ रही है। सिद्धार्थ निकिता के पास आया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया सिया ने जो कहा वह सच है ना, तुम कामचोर हो। इस पर निकिता गुस्से में सिद्धार्थ को घूरने लगी और बोली मैं नहीं हूँ। तब सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा तो फिर शुरू हो जाओ। तब वह अपने आस्तीन चढ़ाई और बोली चलो करते हैं। फिर तीनों ने मिलकर कुछ मिनट में कमरा ठीक कर दिया। जैसे उसका कमरा ठीक हो गया, सिया खुशी से उछल पड़ी। वह खुशी से जाकर अपने बेड पर गिर गई। सिद्धार्थ और निकिता दोनों उसके अगल बगल में आ गए और उसे सुलाने लगे। उसे सुलाते सुलाते दोनों भी उसके बेड पर ही सो गए। अगले दिन सिद्धार्थ अपने स्टडी में बैठे कुछ कर रहा था। निकिता उसके पास आई और पूछने लगी सिद्धार्थ क्या तुम बिजी हो? सिद्धार्थ फाइल को देखते हुए कहा थोड़ा। बोलो क्या बात है? निकिता बोली सिद्धार्थ मुझे पूछना था कि सिया का एडमिशन का कुछ हुआ, तुमने कुछ सोचा उसका? सिद्धार्थ ने कहा हाँ, यहाँ का बेस्ट स्कूल ढूंढ रहा हूँ। फिलहाल यहाँ थोड़े एडजस्ट होने दो, नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। फिर निकिता जाकर सिद्धार्थ की गोद में बैठ गई। और समीर का यह हाल किसने किया, कुछ पता चला? तब सिद्धार्थ ने कहा नहीं, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। निकिता सिर्फ वो कहती है। तभी उसकी नज़र टेबल पर फाइल में एक लड़की की फोटो पर पड़ी। वह फोटो देखकर निकिता बिल्कुल हैरान थी। उस फोटो को उठाकर देखने लगी। कुछ सेकंड तक उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि वह लड़की बहुत सिमिलर थी, निकिता की तरह दिखती थी। निकिता हैरानी में सिद्धार्थ को देखने लगी। तब सिद्धार्थ ने कहा जब मैं भी इस लड़की का फोटो पहली बार देखा था, मैं भी बिल्कुल चौंक गया। ये इतनी सिमिलर कैसे हो सकती है? फिर उसने एक अजीब सी स्माइल देते हुए पूछा तुम्हारे पापा कभी बेंगलोर गए हुए हैं? पहले निकिता को सिद्धार्थ की बात समझ में नहीं आई। जब उसे सिद्धार्थ की बातें समझ में आई, वह उसे घूरने लगी। उसने कहा तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सिद्धार्थ ने कहा अरे भाई, जो तुम समझ रही हो कि लड़की तुमसे इतनी सिमिलर कैसे हो सकती है। तब निकिता बोली माया मेरी बहन है, लेकिन वह इतनी सिमिलर नहीं दिखाई देती। तब सिद्धार्थ निकिता की नाक पिंच करते हुए कहा किसने कहा माया तुम्हारी तरह दिखाई नहीं देती? ठीक से देखो, उसकी आंखें और नाक तुम्हारी तरह है। निकिता ने सोचा कि हाँ, सिद्धार्थ सही था। माया की नाक और उसकी आंखें सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी ये ज्यादा हो गया। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये बताओ कि ये लड़की कौन है? तब सिद्धार्थ ने कहा यह समीर की गर्लफ्रेंड है। निकिता ने पूछा इससे बात की? पूछा कि यह सब क्या है? तब सिद्धार्थ ने कहा वही तो प्रॉब्लम है, वह लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जब से समीर के साथ ये हादसा हुआ है, ये लड़की भी मिसिंग है। निकिता ने कंफ्यूजन में पूछा मिसिंग है का क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है कि जिस किसी ने भी समीर के साथ ये किया है, उन्होंने ही उस लड़की को भी किडनैप किया है? सिद्धार्थ ने कहा हाँ, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। अगर इस लड़की को किडनैप किया है तो उसके घर वाले आगे आकर कुछ एक्शन तो लेंगे ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वे लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि यह लड़की उनके घर की ही नहीं है। यह सुनकर निकिता बिल्कुल कंफ्यूज थी। ये कैसे हो सकता है? उनके घर की बेटी मिसिंग है और वह लोग चुप हैं। ऐसी भी फैमिली होती है क्या? वह कंफ्यूजन में सिद्धार्थ से पूछती है तुम ये क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ? ऐसी कौन सी फैमिली होगी अपने घर की बेटी मिसिंग होने पर चुप रहे? तब सिद्धार्थ ने कहा यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। और मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? निकिता सीधे होकर बैठ गई और उसकी आंखों में देखते हुए हाँ बताओ। तब सिद्धार्थ ने कहा यह लड़की हमारे नए शेयर होल्डर
जैन के परिवार की पोती निवेदिता जैन है। निकिता मुंह अजीब सा बनाकर बोली, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? उसे रोकते हुए सिद्धार्थ ने कहा, एक मिनट, मेरी बात ठीक से तो सुन लो। निकिता चुप हो गई। फिर सिद्धार्थ ने कहा, यह उसकी बेटी है जिसका कोई जिक्र तक नहीं है। निकिता बिल्कुल कंफ्यूज थी, तो उसने पूछा, ठीक से समझाओ, तुम पहेलियों में बात क्यों कर रहे हो? तब सिद्धार्थ ने कहा, यहाँ उनका कहना है कि यह जैन परिवार की पोती है, मतलब जैन की बेटी की बेटी। निकिता अभी भी ना समझे में सिद्धार्थ को देख रही थी। फिर सिद्धार्थ ने एक्सप्लेन किया, उनके परिवार में अचानक से 50 साल की बेटी आ गई, उसके साथ उसकी एक बेटी, बल्कि इस बेटी का जिक्र कहीं पर भी किया नहीं गया है। इनफैक्ट ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जैन की कोई बेटी भी थी। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, वह अचानक से 6 महीने पहले अनाउंस किया कि उनकी एक बेटी थी जिसने भागकर शादी किया था, इसलिए उन्होंने अब तक उसके परिवार से दूर रखा था। लेकिन अब उन्होंने उनकी सारी गलतियों को माफ किया है और उनकी बेटी वापस आ गई है। उनके साथ उनकी एक पोती भी है। निकिता ने पूछा, तुमने बात की उनसे इसके बारे में कि ये सब क्या हो रहा है? उनकी पोती कहाँ है? उसका कुछ इन्फॉर्मेशन है? सिद्धार्थ ने कहा, मेरी बात हुई उनसे। उनके चेहरे पर कोई गम नहीं है कि उनके घर की लड़की मिसिंग है, बल्कि वह ऐसे दिखा रहे थे कि वे लोग उस पर नाराज है, गुस्सा है, क्योंकि वह भी उसकी माँ की तरह घर छोड़कर भाग गई है किसी लड़के के साथ। यह सुनकर निकिता ने पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है कि वह झूठ कह रहे हैं या फिर सच? क्या वह लड़की सच में किसी के साथ भाग गई है? सवाल के बदले में सवाल करते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि सच में वह लड़की भाग गई है या फिर घर वाले झूठ बोल रहे हैं? तब निकिता कुछ सोचते हुए बोली, पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ लग रही है। ये लड़की तब से मिसिंग है जब समीर के साथ यह हादसा हुआ है, जिससे उनकी फैमिली कह रही है कि यह लड़की भाग गई है। यह मुझे 1% भी सही नहीं लगती। जिस किसी ने भी समीर के साथ यह हादसा किया है, हो सकता है उन्होंने ही उस लड़की के साथ कुछ किया हो, या फिर यह जानती है कि समीर के साथ क्या हुआ है और वह डरकर कहीं छुप रही है। सिद्धार्थ ने कहा, ये तो पता नहीं है कि कौन सही कह रहा है कि कौन गलत है। जब तक ये लड़की हमारे हाथ नहीं लगती, तब तक कहना मुश्किल है। जब ये लड़की मिल जाएगी, हमारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। दूसरी ओर श्री संतोष जैन अपने केबिन में बैठे गुस्से में किसी से बात कर रहे थे। अचानक से पता नहीं ये तूफान कहाँ से आ गई। ये सिद्धार्थ अब तक कहाँ था और अचानक से यहाँ? मुझे तो ये मानना मुश्किल हो रहा है कि वह सच में सिद्धार्थ है, या फिर उनके परिवार उसी के जैसे किसी हमशक्ल के साथ ये नाटक तो नहीं करवा रहे। उनके सामने बैठा जैन का पार्टनर दिनेश अरोड़ा ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जो आया है वह अशोक का बेटा सिद्धार्थ है, या फिर उसका हमशक्ल। अगर ये नकली हुआ तो हम बच गए, लेकिन अगर ये असली सिद्धार्थ निकला तो हमारी खैर नहीं। तब मिस्टर संतोष जी ने कहा, इसलिए जब तक ये उस तक पहुंच पाए, हमें उसे किसी भी तरह ढूंढकर मारना होगा। अगर वह उसके हाथ लग गई तो हम पूरी तरह डूब जाएंगे। ऐसे डूब जाएंगे कि फिर से वापस तैरकर जमीन पर ही आ न सकेंगे। यह सुनकर दिनेश अरोड़ा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ लोगों को उसके पीछे लगा दिया है। मुझे लगता है कि वह लोग जल्द से जल्द उसको ढूंढकर खत्म कर देंगे। वरना हमारे पास तो उसकी माँ है ना, जहाँ कहीं भी होगी वो ढूंढ कर आ जाएगी। इस पर संतोष जैन के फेस पर जहरीली मुस्कान आ गई। दूसरी ओर हॉस्पिटल के वार्ड में नर्स के कपड़ों में एक लड़की आंखों में आंसू लिए समीर के सामने बैठी थी। उसके हाथ अपने हाथों में लिए, मुझे माफ कर दो समीर, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं क्या करती? तुम बोलो। मैं मजबूर हूँ, मेरी माँ है उनके पास। उन्होंने सिर्फ नाटक करने को कहा, लेकिन मैं नाटक नहीं कर पाई। अब तुम मेरी पूरी जिंदगी बन गए हो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी वार्ड का दरवाजा ओपन करते हुए एक और नर्स वार्ड में एंटर हुई और उसने कहा, मुस्कान, तेरी ड्यूटी खत्म, अब मेरी शिफ्ट है। आवाज सुनकर मुस्कान ने जल्दी से अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो गई। फिर उससे कहा, तनु, क्या मैं तुम्हारी शिफ्ट कर सकती हूँ? मैं रुक जाऊं यहीं पर? यह सुनकर तनु हैरानी में बोली, क्या हुआ? जब से तुम आई हो तब से इसकी ख्याल रख रही हो। क्या बात है? ये अमीर लड़का है इसलिए, या फिर तुम्हारा दिल आ गया है इसके हैंडसम शक्ल पर? मुस्कान ने कुछ नहीं कहा। तब तनु बोली, चाहे कुछ भी हो, अगर ये बात सीनियर डॉक्टर को पता चली ना, दोनों की खैर नहीं, दोनों की नौकरी छूट जाएगी। तब मुस्कान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्लीज यार तनु, किसी को पता नहीं चलेगा।
और किसको याद रहेगी कि सिर्फ हम दोनों में से किसकी सुबह और किसकी रात में है। अगर किसी ने देख कर पूछा तो मैं मैनेज कर लूँगी। प्लीज़ यार मान जाओ। तब तनु ने कहा, ओके मैं जा रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना दोनों की नौकरी मुसीबत में पड़ जाएगी। मुस्कान ने झूठी स्माइल के साथ कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन मानो। तनु ने कुछ नहीं कहा, वह पीछे मुड़कर जाने लगी, लेकिन अचानक से कुछ याद करके पीछे मुड़ी और बोली, कल तुम कहाँ थी जब इसके परिवार इससे मिलने आए थे? इस सवाल पर मुस्कान हड़बड़ा गई। उसने हकलाकर कहा, मुझे सेकंड फ्लोर में डॉक्टर ने बुलाया था। क्या हुआ? तब तनु ने कहा, इसका भाई आया था, वह बहुत सीरियस है, इसे लेकर। फिर वहां से चली गई। मुस्कान सोचने लगी, समीर ने उसे बताया नहीं था कि उसका भाई है। जितना वह जानती है कि उसके दोनों भाई मर चुके हैं, अचानक से यह भाई कहाँ से आ टपका? क्या यह उन्हीं लोगों का कुछ साजिश तो नहीं है? इसकी वजह से समीर की जान को खतरा तो नहीं है? यह सोचकर ही मुस्कान घबरा गई। अगले दिन निकिता फ्रेश होकर नीचे आई। उसने देखा कि सिद्धार्थ किसी से बात कर रहा था। जैसे ही निकिता ने उन लोगों को देखा, खुशी से दौड़ते हुए नीचे उतरी और उनके गले लग गई। अनु दीदी, कितने दिन हो गए आपको देखे हुए। आई मिस यू सो मच। कैसे हो? यह सुनकर अनु शिकायत करते हुए बोली, सच में तुम मुझे मिस कर रही थी? निकिता उससे अलग हुई और उनकी आंखों में देखकर बोली, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं दीदी, मैंने सच में आपको मिस किया। तब अनु बोली, तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता। जब सिद्धार्थ तुम्हारे साथ है तो तुम मुझे क्यों मिस करोगी? निकिता इस पर कुछ रिएक्ट करती, तब अमन ने कहा, अच्छा तो मुझे मिस नहीं किया। तभी बीच में आरुषि भी बोल पड़ी, चाची मुझे मिस नहीं किया। आवाज सुनकर निकिता ने आरुषि की ओर देखा। अब वह बड़ी हो गई थी। वह खुशी से उससे गले लगाते हुए बोली, आई मिस यू टू। देखो कितने बड़े हो गए हो। आरुषि ने कुछ नहीं कहा, उसने फिर मुस्कुरा दिया। निकिता जैसे ही सिया को आवाज लगाने वाली थी, उसके पीछे से सिया ने कहा, मम्मा मैं दीदी से मिल चुकी हूँ, आप लेट हो। निकिता उसे घूरते हुए मन में बोली, बाप बेटी सुबह जल्दी उठ जाते हैं और हमेशा मुझे गलत साबित करते हैं। फिर झूठी स्माइल के साथ बोली, अच्छा तो फिर जाओ दोनों जाकर खेलो। और उसी सिया का हाथ पकड़कर वहां से ले गई और ये सब बातें करने लगे। अमन को घूरते हुए अनु बोली, पता है निकिता, अमन पर बहुत गुस्सा हूँ। सब अनु को देखने लगे। तब अनु बोली, ये जानते थे कि सिद्धार्थ जिंदा है और तुम उसके साथ थी, और मैं एक पागल की तरह इसे हमेशा पूछती रहती कि मुझे निकिता की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं अब वह कहाँ है, वह अकेली उस बच्ची के साथ कैसे संभालती होगी। लेकिन इतने सालों में ना इसने अपना मुंह नहीं खोला। अरे मैं बाहर वाली थोड़ी ना थी, एक बार बता देते कि तुम सिद्धार्थ के साथ हो और बिल्कुल ठीक ठाक हो, क्या मैं इसे जाकर कहीं पर बोल देती? अनु की ये बात सुनकर निकिता ने हैरानी में पूछा, अमन भाई सच में आप जानते थे? तब अमन ने कहा, ऑफ कोर्स निकिता, तुम्हें याद नहीं उस वक्त सिद्धार्थ का ट्रीटमेंट किसने किया था? सिद्धार्थ तब जिंदा नहीं है, उसका पोस्टमार्टम बॉडी, तुम्हें लगता है कि मेरे बिना ये कर पाते? ये सुनकर निकिता उसे घूरने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, भाई आप मेरे बारे में ऐसे कैसे कर सकते थे? अगर वह ऐसा करने की सोच रहा था तो आपको उसे समझाना चाहिए था ना कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, कि अब तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आप भी इस प्लान में शामिल हो गए। तब अमन ने कहा, अरे तुम गुस्सा मत करो, उस वक्त मैं भी मजबूर था, मैंने पहले नहीं कहा था, लेकिन उसके बाद उसने मुझ पर गन पॉइंट किया तो मैं क्या करता? बंदूक की नोक पर मुझे नचाया इसने। अब निकिता गुस्से में सिद्धार्थ को घूरने लगी। सिद्धार्थ के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तब अमन ने आगे कहा, लेकिन फिर भी यह ना तुम्हारा हर वक्त का डिटेल लेता। जब तुम हॉस्पिटल आई थी उस वक्त तो मैं पूरे समय तुम्हें देखता रहा। तुम्हारी वह फर्स्ट सोनोग्राफी, तुम्हारा पूरा रिपोर्ट, उस वक्त वह कितना खुश था। आई थिंक यह बात खुद सिद्धार्थ भी नहीं बता सकता। मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि वह उस वक्त तुम्हारे पास आने से खुद को कैसे रोक सका। इस पर निकिता एकटक सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ भी उसे देख रहा था। निकिता ने आगे कुछ नहीं पूछा, न कुछ कहा। फिर एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद अमन और सिद्धार्थ दोनों कुछ बातें करने लगे। यहाँ निकिता अनु से पूछी, कैसी है दीदी आपकी मैरिड लाइफ, सब कुछ ठीक है? अनु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। फिर निकिता हिचकिचाकर पूछती है, दी अगर मैं कुछ पूछूं तो क्या आप गलत नहीं मानेंगी ना? तब अनु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ, पूछो जो पूछना है। तब निकिता ने पूछा,
आपने एक और बच्चे के बारे में नहीं सोचा? इस पर अनु के एक्सप्रेशन बदल गए। उसका हाथ जो अब तक निकिता का हाथ पकड़ा हुआ था, वह पीछे हो गया। यह देखकर निकिता ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, प्लीज दी, अभी आपने कहा कि मैं आपकी बहन हूँ, तो बताओ। तब अनु ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकती, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अमन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। पता नहीं क्यों हम दोनों इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये सुनकर निकिता ने कंफ्यूजन में कहा, दीदी पर क्यों नहीं, आप दोनों प्यार करते हैं ना? अनु ने कहा, हाँ, लेकिन पता नहीं हमारे बीच में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। मुझे डर है कि वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। निकिता समझाते हुए बोली, दी, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हाँ, यह सच है कि आपकी पहली शादी हो चुकी है, लेकिन अब अमन भाई आपकी पूरी जिंदगी है। वह भी इसलिए चुप होंगे ना कि आप क्या सोचेंगी। अगर दोनों के दिमाग में यह बात है, तो आप कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाओगे। आप दोनों में से किसी एक को तो हिम्मत करना होगा ना। क्यों ना आप ही करते। अनु कुछ कहने वाली थी, तब निकिता बीच में बोली, एक औरत के लिए मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको आपकी तरफ से कुछ तो पहल करना होगा ना, कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप आगे बढ़ सकती हैं, तभी तो कुछ बात बन पाएगी। जब तक आप ऐसे डरती रहेंगी, यहाँ पर अमन भाई अनजान नहीं है। आप सालों से जानती हैं उन्हें, और वह भी आपको। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की या फिर कुछ और सोचने की सवाल ही नहीं उठता। अनु एकटक निकिता को देख रही थी। तब निकिता उसकी आंखों में देखकर बोली, सोचो अगर अमन भाई ने किसी और लड़की के साथ। यह सुनकर अनु झट से बोली, नहीं, अमन ऐसा नहीं करेगा। तब निकिता ने जानबूझकर कहा, कब तक वह आपके लिए वेट करते रहेंगे? वह मर्द है, उनका भी कुछ नीड्स होते हैं। जब वह नीड्स फुलफिल नहीं होगी, तो ऑफ कोर्स वह उस नीड के लिए। वह कहते कहते रुक गई। उसने अनु का एक्सप्रेशन देखा। निकिता समझ गई कि तीर सही निशाने पर लगा है। इतने में वहां पर अमन आया। उसने कहा, बातचीत खत्म हो गई तो चलें? अनु ने नजर उठाकर अमन को देखा। उसने कुछ नहीं कहा। उसे अमन को देखते हुए निकिता की बात याद आ रही थी। अनु को ऐसे देखकर अमन अपना हाथ उसकी आंखों के सामने हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अनु अपने होश में आते हुए झूठी स्माइल देती है। उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी नजर निकिता की तरफ की। निकिता भी एकटक उसे ही देख रही थी, जैसे कह रही थी कि सोच लो। अमन अनु के साथ वहां से निकल गया। आरुषि और सिया दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए थे, तो आरुषि ने कहा कि वह बाद में आ जाएगी, कुछ और वक्त सिया के साथ रहना चाहती है। तो अनु और अमन दोनों वहां से निकल गए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।